दोस्तों, यदि आपने अपना ज़मीन का निबंधन करवाया है यानी अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है और आप चाहते हैं उस ज़मीन का दाखिल खारिज करना, तो अब आपको दाखिल खारिज करने की जो प्रक्रिया है उसमें कई सारे नए बदलाव किए गए हैं। अब आपको नए तरीके से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। बहुत सारी जानकारी आपसे अब पूछी जाती है, कैसे नए तरीके से आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको नए तरीके से दाखिल खारिज करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से नए तरीके से आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए आपको आना होगा बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का ये वेबसाइट खुलेगा। इसे ओपन करना है और यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको लिखना है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज ऑनलाइन आपको लिखकर सर्च करना है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है। आपके सामने नीचे में एक लिंक मिलेगा, दाखिल खारिज 2024 में कैसे करना है, इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी दाखिल खारिज के बारे में आपको बताई गई है। आप एक बार पूरी जानकारी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो लिंक दिए गए हैं, एक रजिस्ट्रेशन का है, एक लॉगिन का है। तो जिनका अकाउंट पहले से ही बना होगा तो डायरेक्ट वो लॉगिन कर सकता है, जिनका अकाउंट नहीं बना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी निर्देश है आपको बताया गया कि दाखिल खारिज करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उसके मदद से लॉगिन कर आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक सिटीजन का है, एक ऑपरेटर का है। तो एक आम नागरिक है, आप दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अपना अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे आप अपना नाम फिल करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग को ये भी मन में कन्फ्यूजन होगा कि क्या जिनके नाम से ज़मीन है, जिनका हम दाखिल खारिज कर रहे हैं, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें या अपना करें। देखिए, अगर आप एक दुकान चलाते हैं, साइबर कैफ़े वाले हैं, तो एक अकाउंट आपको अपने नाम से बनाकर रख लेना है और बाकी जो भी कस्टमर आते हैं तो उसी अकाउंट से आप दाखिल खारिज लॉग इन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितने कस्टमर आ रहे हैं सबका नया अकाउंट बनाना है। अगर आप अपना एक अकाउंट बना लेंगे, उसी से जितने भी कस्टमर आएंगे उनका आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से कैलेंडर की मदद से पहले साल चुन लीजिएगा, महीना और डेट को यहाँ से चयन कर लेना है। फिर जेंडर आपको बताना है, पुरुष है या महिला है, कैटेगरी आपको बताना है। फिर अपना आधार नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, अल्टरनेट नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है, जो अल्टरनेट नंबर दे रहे हैं इससे आपका क्या रिलेशन है वो आप बताएंगे। अपना ईमेल आईडी देंगे और जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग पूरी एड्रेस बताएंगे, जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर, ईमेल पर OTP जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पुनः फिर आपको दाखिल खारिज करने के लिए इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है, या हमने अपने डायरेक्ट वेबसाइट पर आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया है। अगर आपका अकाउंट बना है तो डायरेक्ट आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर दिया है वो नंबर आप डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे, साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उस नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल करेंगे, यहाँ से कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, जिसके नाम से भी आपने अकाउंट बनाया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने डिटेल डाला था वो सभी डिटेल आपको देखने को मिलता है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको जिला बताना है। जिस जिला में भी आपका ज़मीन है, जिनका दाखिल खारिज आप करना चाहते हैं वो जिला चयन करेंगे। जो भी ब्लॉक होगा जहां ज़मीन स्थित है उस ब्लॉक को चयन करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है नया दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए आपको टोटल जो है 6 स्टेप को पूरा करना होता है। तो मैं अभी सभी स्टेप को आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। जैसे जो आवेदन करने वाले हैं वो स्वयं क्रेता है, मतलब उनके ही नाम से अगर ज़मीन है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन वो लोग चुनेंगे जैसे मान लीजिए आप साइबर कैफ़े वाले हैं, आप अपना अकाउंट बनाए हैं लेकिन कोई अन्य लोग दाखिल खारिज आपसे करवाने आते हैं तो आप उसकी सेवा देते हैं, मतलब तो वैसे स्थिति में आवेदक कोई सेवा प्रदाता है। अगर आप एक दुकानदार है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। एक और ऑप्शन दिए गया, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है, मतलब कि किसी और का है और आप उनका दाखिल खारिज करते हैं तो आप ये भी चुन सकते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप अपना अकाउंट बनाए हैं लेकिन दाखिल खारिज किसी और का करते हैं तो आप इस ऑप्शन को आवेदक कोई सेवा प्रदाता है इससे चयन करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक का जो पूरा नाम है उनका नाम भरेंगे जो ज़मीन खरीदे हुए हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि जो आवेदक है वो इस पर किसका नाम देना चाहते हैं। जैसे वो हो सकता है अपने पिताजी का नाम दिए हो या हो सकता है कोई महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम दिए हो। तो यहाँ पर आप चयन करेंगे। जो भी आप अभिभावक यहाँ पर चुनते हैं उनका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर उनका नाम बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमेशा कोई भी ज़मीन अगर खरीद बिक्री का होता है तो वो सेल परचेज में आता है, तो आपको सेल परचेज वाला ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो आप दे दीजिएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ईमेल आईडी आप अपना भी दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे आपका जो भी प्रजेंट एड्रेस होगा, मतलब जिनका दाखिल खारिज कर रहे हैं उनका जो एड्रेस होगा प्रजेंट, वो एड्रेस आपको बतानी है। जैसे शहर होगा तो सिटी का नाम बता देंगे, विलेज बताएंगे, उनका ज़िला बताएंगे, साथ ही साथ उसका स्टेट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर उसका प्रजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव बाय नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आएंगे, डॉक्यूमेंट की डिटेल आपसे पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अब पहले क्या होता था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में एक ही ऑप्शन मिलता था रजिस्टर्ड डीड का, लेकिन आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप 2 मिलता है, टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड डीड का मतलब ये है कि जो आपने ज़मीन अभी रजिस्ट्री करवाया होगा तो आपको इस प्रकार एक जो है केवाला टाइप का मिला होगा, इसमें आपकी पूरी जानकारी दी गई होती है। अगर ये आपके पास है, इसके बिहाफ पर आप दाखिल खारिज करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर्ड डीड को ही चुनना है। अब ये अदर डॉक्यूमेंट किन के लिए है, तो अदर डॉक्यूमेंट उनके लिए है जो मान लीजिए अगर आपने बंटवारा का कागजात लगाया है या अन्य कोई भी कागजात लगाया है तो वैसे स्थिति में आप अदर चुनेंगे। तो ज़्यादातर लोगों का ज़मीन क्या होता है कि वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो उनके पास इस प्रकार केवाला दिया गया होता है जो अभी हमने आपको दिखाया इस प्रकार का। तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि रजिस्टर्ड डीड का है इससे ही आपको चयन करना है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आपको रजिस्टर डीड यहाँ पर चुनना है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि डॉक्यूमेंट नंबर यानी डीड नंबर आपको देना है। तो ये जानकारी मिलेगा कहाँ से, तो जो भी ज़मीन आपने रजिस्ट्री करवाया होगा आपको जो मिला होगा इस प्रकार का, उसमें देखेंगे ऊपर में ही आपको डीड नंबर मिलता है। यही डीड नंबर आपको यहाँ पर बताने होंगे। बाकी यहाँ पर बताना है कि आपने कब रजिस्ट्री करवाया है और डेट भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो वो डेट बताएंगे जिस डेट को आपने रजिस्ट्री करवाया होगा। अब यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है, ज़मीन आपने जितना भी खरीदा होगा ये सभी जानकारी आपको जो रजिस्टर्ड डीड है उस पर आपको दी गई होती है, वो अमाउंट आपको बताना है। अब यहाँ पर DSRO या SRO की डिटेल आपसे पूछी जाती है, मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है वो किस ऑफिस से करवाया है वो ऑफिस का आपको डिटेल मिलता है। आप ऑफिस का नाम यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनका क्या है कि 90 दिन से अधिक हो गया होगा तब वो जाकर दाखिल खारिज के लिए वो आवेदन करता है। तो वैसे स्थिति में आपको कारण बताना होगा कि क्यों आप 90 दिनों का विलम्ब किए हैं। तो हो सकता है आपके पारिवारिक काम में आप व्यस्तता के कारण आप लेट हो चुके हैं या किसी इमरजेंसी काम में आपने व्यस्त होने के कारण आप लेट किए हैं। तो अपनी जानकारी अपने भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जिनका अगर 90 दिनों के अंदर में ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो रहा तो उनको यहाँ पर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। एक से अधिक मान लीजिए अगर आपके पास डीड नंबर है तो यहाँ से आप ऐड कर भी जानकारी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव बाय नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब आप बायर डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया क्योंकि बायर का टाइप बताया, जो ज़मीन है अगर मान लीजिए वो ज़मीन किसी आदमी के नाम से है तो रैयत आपको चुनना है। अगर ज़मीन सरकारी है तो वैसे स्थिति में आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। मोस्टली केस में जो ज़मीन होते हैं किसी आदमी के ही होते हैं तो आपको रैयत वाले ऑप्शन को ही चुनना है। बाकी बायर डिटेल है, मतलब जो व्यक्ति ज़मीन खरीदे हैं उनका जो भी नाम है आप बताएंगे, उनके एक गार्जियन का जो नाम है इस बॉक्स में बताना है। अब जिनका भी आप गार्जियन के तौर पर नाम देते हैं उनसे इनका रिलेशन क्या है वो बताएंगे। मान लीजिए आप उनके पिताजी का नाम यहाँ पर देते हैं या उनके पति का नाम देते हैं तो यहाँ से आपको रिलेशन बताना होगा। उनका जाति यहाँ पर आपको चयन करना है। जेंडर बताना है कि जो व्यक्ति ज़मीन खरीदे हैं वो पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। उनका जो भी एड्रेस होगा आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो उनका जो विलेज होगा विलेज बताएंगे कॉमा लगाकर, पोस्ट ऑफिस मेंशन कर देंगे कॉमा लगाकर, पुलिस स्टेशन मेंशन कर देंगे। इस प्रकार पूरा एड्रेस लिख देंगे। उनका आधार नंबर डालना है। अगर एक से अधिक व्यक्ति ज़मीन खरीदे हैं तो वैसे स्थिति में यहाँ पर ऐड न्यू रो वाले विकल्प पर क्लिक कर उनका भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़मीन खरीदने वाले सिंगल व्यक्ति है तो आपको एक व्यक्ति की ही डिटेल आपको देनी है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप आ जाते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर सेलर का डिटेल पूछा गया है, मतलब जो व्यक्ति ज़मीन बेचे हैं उनका डिटेल आपको देना है। जैसे उनका क्या नाम है, उनके गार्जियन का क्या नाम है, रिलेशन बताएंगे कि जिनका भी नाम दिए उनसे क्या उनका संबंध है, जाति कौन सा है उनका, जेंडर क्या है उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आप पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ज़मीन बेचे हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक कर दूसरे व्यक्ति का भी डिटेल आप दे सकते हैं। एक ही व्यक्ति ज़मीन बेचे हैं तो एक ही व्यक्ति का डिटेल डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप आ जाते हैं अगले स्टेप में जहां पर प्लॉट की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर होता है। जानकारी आपको यहां पर गलत नहीं फिल करना, नहीं तो कई बार आपके दाखिल खारिज को है कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है जहां आपकी ज़मीन है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। उसके बाद हल्का आपको चयन करना है कि किस हल्का में आपकी ज़मीन है। उसके बाद मौजा कौन सा है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। मौजा को ही थाना नंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने जो भी चुना है यहाँ पर देखिए उसका एक अंक दिया गया है। जैसे इनका 258 है तो आपको क्या करना है कि एक बार अपने जो ये आपका केवाला दिया गया होगा जिसमें नजरी नक्शा आपको एक लिखा होगा, इसी में आप देखेंगे तो आपका थाना नंबर लिखा होता है। ये देख लीजिएगा कि मैच करना चाहिए। बाकी इसमें पूरी जानकारी आपका मौजा भी दिया गया है, खाता नंबर दिया गया है, सर्वे नंबर, रकबा आपका दिया गया है। बाकी जो भी चौहद्दी है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, सभी जानकारी आपको उसी पर मिल जाती है। वही सब जानकारी ही भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए खाता नंबर पूछा गया है, प्लॉट नंबर पूछा गया है, पूछा गया कि ज़मीन आपका एकड़ में है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर 0 आप बताएंगे। अगर ज़मीन डेसिमल में है तो आप बताएंगे कितने डेसिमल में है। मान लीजिए 2 डेसिमल में है, 4 डेसिमल में है, जिस भी अकॉर्डिंग है वो सभी जानकारी हमने बताया कि जो आपका ये केवाला होगा उस पर दिया गया होगा, उसमें देख लीजिएगा। बाकी चौहद्दी बताएंगे, उत्तर में कौन है आप यहाँ पर बताएंगे, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर आपको देना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपको कुछ इसमें डलाएगा नहीं, तो ये कैसे डलाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है सेलर जमाबंदी डिटेल। आप ऐड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कुछ जानकारी पूछी जाती है। पहला जानकारी पूछा गया है कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, तो वैसे स्थिति में आप ऐसा करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ समझ लीजिए। जैसे कोई ज़मीन है वो अगर आपके नाम से ही है और आप ज़मीन बेच रहे हैं तो वैसे स्थिति में आपको ऐसा करना है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ज़मीन उनके पिताजी के नाम से है, उनके दादाजी के नाम से है, लेकिन वो व्यक्ति ज़मीन बेच रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ज़मीन तो आपके नाम से हुआ नहीं, वो आपके पिताजी दादाजी के नाम से है, तो ज़मीन का जो विक्रेता है आप स्वयं नहीं होंगे। वैसे स्थिति में आपको नो करना है। नो करेंगे तो कुछ जानकारी पूछेगा, यस करेंगे तो आपसे कुछ जानकारी यहाँ पर मांगा गया है कि जिसमें आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दीजिए या भाग पृष्ठ या जो इसका वर्तमान संख्या होता है ये मांगा जाता है। ये अभी मैं निकालना बताऊंगा, अभी समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है वो मेरे पिताजी के नाम से हमने बेचा है, तो मैं उस ज़मीन का स्वयं तो मालिक हूँ नहीं, ज़मींदार हूँ नहीं, तो वैसे स्थिति में मैं नो करूँगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक जो है हिस्सेदार है,
तो इसकी जानकारी यस नो में आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ज़मीन है, मान लीजिए आपके वो पिताजी के नाम से है, लेकिन आप वो बेच रहे हैं, तो वो ज़मीन अगर आप 2-3 भाई है तो वो ज़मीन एक से अधिक हिस्सेदार होगा, क्योंकि आपके और भी भाई उसमें हिस्सेदार है। तो वैसा है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या भूमि संयुक्त खाते की है, उसकी जानकारी आपको एस नो में बतानी होगी। एस करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने विक्रय पत्र सभी खाते धारकों का सहमति पत्र संलग्न किया है तो यहाँ पर आप एस करेंगे। फिर आपको वही जमाबंदी संख्या देने होंगे। नहीं किया है तो आप नो करेंगे, फिर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो फिर यहाँ पर ऑप्शन खुलता है कि क्या आपने आवेदन के साथ विक्रय पत्र सभी हिस्सेदार का सहमति पत्र संलग्न किया है। आपको वही डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको यस करना है और फिर जो भाग पृष्ठ होगा या जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है उससे आपको यहाँ पर देने होंगे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई ज़मीन आपके पिताजी के नाम से है, लेकिन क्या है कि आप अकेला भाई है, तो उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया है, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। फिर जो भी भाग पृष्ठ होगा और जो भी जमाबंदी संख्या होगा उससे आपको डालकर यहाँ से सर्च करना है। अब मैं आपको इससे निकालना बताता हूँ। इससे निकालने के लिए इसी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जमाबंदी पंजी देखे, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला बताना है जहाँ आपकी ज़मीन है, साथ ही साथ वो अंचल आपको बतानी है जहाँ का ज़मीन का आप ये डिटेल देखना चाहते हैं, और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर मौजा यहाँ से आपको चयन करना है। अब बताएंगे कि कैसे खोजना चाहते हैं, भाग वर्तमान से या रैयत के नाम से या उनके खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, प्लॉट नंबर से खोजना चाहते हैं, जमाबंदी संख्या से खोजना चाहते हैं। तो जैसे भी खोजना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि रैयत के नाम से खोजे तो रैयत का नाम जो भी होगा यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे जिनके नाम से भी आपने सर्च किया उनका नाम देख लेंगे, उस प्लॉट का खाता नंबर, उसका जो भी भाग वर्तमान है, पृष्ठ संख्या, वो देखने को मिलता है। और यहीं पर देखिए कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या आपको मिल जाता है, यही आपसे वहाँ पर मांगी जाती है, इसको नोट कर लेंगे। बाकी आप डिटेल जरूर देख लीजिएगा कि वो बिल्कुल आप ही का है या किसी अन्य का है। यहाँ पर देखिए वाले जो आँख का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें उनका नाम, उनके पति का नाम, जो भी डिटेल है वो पूरा डिटेल आपको आ जाता है। एक बार यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप ही का है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आप भाग वर्तमान देना चाहते हैं या कंप्यूटरीकृत जो है जमाबंदी संख्या देना चाहते हैं वो आप चुनेंगे। और जो भी आपने इनका जमाबंदी संख्या देखा है उससे आपको डालना है। एक ऑप्शन सर्च का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखेंगे उनका जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, मतलब कि जो ये डिटेल है इसका दाखिल खारिज आप कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है और नीचे में एक ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डिटेल ऐड होता है। यहाँ से ओके करें और यहाँ पर क्लोज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो जमाबंदी नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए एक से अधिक खाता खेसरा है तो यहाँ से ऐड वाले विकल्प पर क्लिक कर उससे भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही है तो एक ही डालेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हमने बताया कि केवाला आपको मिला होगा, जो रजिस्ट्री आपने करवाया होगा, इस प्रकार इसमें क्या करेंगे कि जितने भी पीडीएफ आपको मिले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हैं, सबको एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा जिसका साइज 2 MB होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब पीडीएफ कैसे बनाना है तो इसी वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलता है पीडीएफ मर्ज का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको होगा सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इन सबको क्या करना है, हमको एक पीडीएफ बनाना, सबको स्कैन कर लीजिएगा, इस प्रकार अटैच कर ओपन करेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, कन्वर्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। कभी कभी क्या है कि साइज अधिक हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीडीएफ कंप्रेसर का भी ऑप्शन है, यहाँ से पीडीएफ का भी साइज कम कर सकते हैं। अब उस पीडीएफ को यहाँ पर अटैच करना है और इन्होंने क्लियर बताया है कि जो भी आप फाइल बनाए हैं उसका क्या करना है कि एक्सटेंशन .pdf आपको लगाना है, तभी आपको अपलोड होगा। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप .pdf लगाएंगे ये अपलोड होगा। यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से चाहे तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब मोबाइल को वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई मोबाइल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
बायर का जो भी डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ पर मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करेंगे और कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ओटीपी वेरीफाई होता है। नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। एक बार फॉर्म का प्रीव्यू आप जरूर देख लें कि जो जानकारी फिल किया है वो सही है या नहीं है। पूरी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार इसका प्रिंट निकलेगा। इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि जो नई बदलाव आई है इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको दाखिल खारिज करनी है, कहाँ कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दाखिल खारिज के आवेदन करने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकलता है, एक बार उस प्रिंट आउट को लेकर जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे लेकर, अपने आधार कार्ड को लेकर अपने कर्मचारी से ज़रूर मिल लीजिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी से ही आपकी जो ज़मीन का रसीद है वो ऑनलाइन कटने लगेगा। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं फिर भी दाखिल खारिज आपकी होती है, अगर आपने सभी जानकारी सही ढंगों से भरा है तो। लेकिन यही है कि कई बार क्या होता है कि कर्मचारी के द्वारा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कोई भी रीजन बताकर, तो इसलिए आप अगर मिल लेते हैं तो आपकी प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपने समझा होगा। धन्यवाद।